नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है प्रेपलिन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। दोस्तों, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है, इनमें जो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक निकायों के बारे में। इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। इसमें दोस्तों पहला है वो हमारा है निर्वाचन आयोग। दोस्तों, हर एक संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय का अलग अलग वीडियो आएंगे जिसमें कई पार्ट बनेंगे। तो जो हमने पिछले वीडियो में बात की वो पहला पार्ट था, ये पार्ट 2 है। अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संवैधानिक निकाय है इसमें हमारा पहला है निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग में हम पढ़ेंगे एक तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है। दूसरा, हम इसमें चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है। तीसरा, हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में। और नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के शक्ति एवं कार्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से भाग में है। अगर ऐसा पूछे तो भाग 15 में है, और अनुच्छेद में पूछे तो अनुच्छेद है 324। तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। देखो, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता। इसके आयुक्त और जो अन्य आयुक्त होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ये स्थायी निकाय है, इसका कभी विघटन नहीं होगा। यह एक अखिल भारतीय संस्था है, यह ऑल इंडियन लेवल की इंस्टीट्यूशन है, अखिल भारतीय। क्योंकि इसका जो कार्य क्षेत्र है ये कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत, इसलिए क्या है, अखिल भारतीय संस्था है। यह केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए काम करता है। यह केंद्र के लिए भी काम करता है और राज्य के लिए भी काम करता है। इसके कार्य कौन से हैं इनके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन संसद, राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, इसको आप समझो कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का निर्वाचन, प्लस में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, प्लस में राज्यों की विधानसभाएं यानी विधानमंडल। अब विधानमंडल में क्या क्या शामिल है, विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों के चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग की संरचना में हम देखेंगे कि इसमें पद कितने हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना है, इनके वेतन भत्ते और इनके निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पद की। निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों, स्टार्टिंग में इसमें एक ही निर्वाचन आयुक्त था जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते थे। 1993 से और अब तक इसमें लगातार कितने हैं, 3, 1 + 2 3। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति। तो दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न आता है, इसका ध्यान रखना आप, केंद्र सरकार नियुक्ति नहीं करती, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो यूपीएससी के संबंध में या इलेक्शन कमीशन के संबंध में या फाइनेंस कमीशन के संबंध में या एसपीएससी के संबंध में या एनसीएसटी के संबंध में, एनसीबीसी के संबंध में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि वे उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जाता है। तो इसका आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वेतन भत्ते। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो तीनों हैं आयुक्त, चाहे वो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो, इन तीनों के वेतन भत्ते समान होंगे। पद में चाहिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, लेकिन वेतन भत्तों में तीनों बराबर है। तो यहाँ थोड़ी सी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। मान लो इनको कोई निर्णय करना है कि राजस्थान में चुनाव करवाने हैं। अब राजस्थान में चुनाव करवाने हैं और इन्होंने कोई निर्णय ले लिया। अगर एक कह रहा है कि भाई अक्टूबर में करवाएंगे और दो कह रहे हैं कि भाई नवंबर में करवाएंगे, तो किसका मान्य होगा? इन दो का मान्य होगा, जो बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता की बात। तो दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर मान लो किसी भी पार्टी की सरकार है और वो पार्टी इनके काम से खुश नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उस पार्टी की सरकार आती इनको हटा देगी, मन में आए जब हटा दो, मन में आगे लगा लो, ऐसा नहीं है। जिस रीति और जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी रीति और उसी आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। अब ये आधार कौन से हैं? दुर्व्यवहार या असक्षमता। और रीति कौन सी है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा। अब आप समझ गए होंगे कि मान लो इनको हटाने का प्रस्ताव है, पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में, लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति अगर इनके हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देता है तो फिर हटा दिए जाएंगे। अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है पहले राज्यसभा में आए, फिर लोकसभा में आए, फिर राष्ट्रपति के पास जाए, तो इनमें किसी भी सदन में जा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसकी सेवा शर्तों में पद धारण करने के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब उसको किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला जा सकता। उसकी जो वेतन है या भत्ते हैं या सेवा शर्तें हैं, उसमें पद धारण करने के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लाभकारी किया जा सकता है। मान लो उनकी जो सैलरी है, सैलरी को और वेतन भत्तों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। दोस्तों, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मन चाहे तब हटा नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही हटाए जा सकते हैं। मतलब सरकार या राष्ट्रपति उनको ऐसे नहीं हटा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो राय करेंगे, सलाह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उनको हटाने की सिफारिश कर देता है तो ही हटाया जा सकता है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के शक्ति एवं कार्य। दोस्तों, निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रशासनिक कार्य, दूसरे हैं सलाहकारी कार्य और तीसरे हैं अर्धन्यायिक कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक कार्य। दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों में निम्न कार्य शामिल हैं, जिसमें पहला हम बात करते हैं कि लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। दोस्तों, ध्यान रखना, राज्यसभा व विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते, वो जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुने जाते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और इनका निर्धारण कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है दूसरा कार्य, प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक दलों को मान्यता
प्रदान करना व चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। तो दोस्तों अगर कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसको मान्यता कौन प्रदान करता है? इलेक्शन कमीशन। और उनका चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। उनको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, उन ऑप्शन में से उनको एक चूज करना पड़ता है। आगे देखिए, अनियमितताओं के आधार पर चुनाव रद्द करना। अगर किसी चुनाव में धांधली पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, तो इलेक्शन कमीशन उस चुनाव को रद्द कर सकता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाताओं का पंजीकरण करना। दोस्तों आपके पास एक मतदाता पहचान पत्र होगा जिसमें आपकी वोटर आईडी, इसको अपन कहते हैं वोटर आईडी, इसमें आप अगर आपके पास है तो आप भारत के एक पंजीकृत मतदाता हैं। क्या है? पंजीकृत मतदाता। और किसी क्षेत्र विशेष की, बूथ विशेष की, या विधानसभा क्षेत्र की, या लोकसभा क्षेत्र की तो निर्वाचक नामावली है, वो भी तैयार कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। आगे देखिए दोस्तों, पांचवा जो इसका प्रशासनिक कार्य है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों को रेडियो एवं टीवी पर समय दिलवाना। कि वे किसी भी राजनीतिक दल को प्रचार के लिए, किसके लिए? प्रचार के लिए टीवी व रेडियो पर समय का आवंटन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना। आपने सुना होगा कि चुनाव के समय आचार संहिता लगी, तो आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन करता है। निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन, अधीक्षण एवं नियंत्रण। तो दोस्तों एक तो संचालन करेगा, उनका निर्देशन करेगा, अधीक्षण भी करेगा और नियंत्रण भी कौन करेगा? सारे काम इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति और राज्यपाल से चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की मांग। दोस्तों अब देखो, आप इलेक्शन कमीशन में 3 व्यक्ति हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो हैं, एक तो ये है, 2 है अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब 3 के अलावा इनके पास कार्यालय कर्मचारी भी होते हैं, कार्यालय कर्मचारी भी होंगे। इनके अलावा जब चुनाव होते हैं किसी राज्य में, जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे, तो राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं किसकी? कर्मचारियों की। तो राष्ट्रपति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखता है और मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों को पत्र लिखेगा और संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टरों को। तो आप देखो, जैसे जिला कलेक्टर है, ये है उस जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। और जैसे एसडीएम है, एसडीएम उप जिला कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये उस उपखंड का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल से चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की मांग कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा यह केंद्रीय रिजर्व बल है, केंद्रीय रिजर्व बल, उनकी भी मांग करता है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाए जा सके। नेक्स्ट देखिए, दलों को निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय का दर्जा देना। तो कोई दल राज्य स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय है, इसका निर्धारण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन। और किस आधार पर करेगा? कि उनका चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर के सलाहकारी कार्य। तो पहला है राष्ट्रपति को प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हेतु सलाह देना। अब यहां ध्यान रखना, सिर्फ सलाह दे रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन कमीशन है, इसने किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया, राष्ट्रपति बाध्य है उसको नियुक्त करने के लिए, नहीं, सिर्फ सलाह दे रहा है। संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना। सपोज करो संसद का यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य किसी आधार पर उसकी वो अयोग्य ठहरा दिया जाता है, यानी निर्भरता उसकी साबित हो जाती है, तो राष्ट्रपति को वो सलाह देगा। और अगर किसी विधानमंडल में, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा है, इनका अगर किसी सदस्य की बात हो तो वो राज्यपाल को सलाह देगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ सलाह है। आगे देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाने की सिफारिश करना। अगर चीफ
इलेक्शन कमिश्नर को ये लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त को ये लगता है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं या जो प्रदेश में जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे, ये काम करने में असमर्थ है, तो उनको हटाने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात चुनाव करवाने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। मान लीजिए किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्यपाल वहां राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए आग्रह करता है, शासन लगाने के लिए आग्रह कर देता है। और सपोज करो 1 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लग गया तो 31 दिसंबर तक 1 वर्ष हो गया। अब संविधान में उल्लेखित है कि भाई 1 वर्ष, एक बार में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो 1 वर्ष तक लगेगा। अब 1 वर्ष समाप्त हो गया तो जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति को चुनाव करवाने के बारे में सलाह देगा कि चुनाव करवाने चाहिए या अभी नहीं करवाने चाहिए। आगे बात करते हैं अर्धन्यायिक कार्य। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन के कुछ अर्धन्यायिक कार्य भी होते हैं जहां वो न्यायालय की तरह व्यवहार करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सपोज कीजिए कोई नया राजनीतिक दल बना और इसको कोई चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया और उस चुनाव चिन्ह पे अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा अगर कोई चुनाव है या राजनीतिक दलों को जो मान्यता मिल रही है उसके ऊपर भी अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। सपोज करो चुनाव चल रहे हैं, कोई राजनीतिक दल निर्वाचन जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है और वो अगर निर्वाचन आयोग में शिकायत करता है तो उसकी विवाद की जो जांच करवाने के लिए अधिकारी कौन नियुक्त करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।